Students, welcome in my channel सीखो समझो with शिल्पी के लिटरेरी सेक्शन में, in which I promised you all to explain whole the chapters of class 7 in very simple language in order to make you understood. Yesterday I explained the Sherlock Holmes is the most famous fictional literary character in English literature, created by Sir Arthur Conan Doyle, and he had written 4 novels and 56 short stories in this series. We started with Sherlock Holmes, chapter number 3, and half chapter was explained yesterday. आज हम बाकी आधा बचा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे और उसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आ जाएं। जैसा कि हमने शुरू की लाइनों में पढ़ा, उसका मैं हल्का सा आपको समराइज़ कर दे रही हूँ कि क्या हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि शर्लॉक होम्स और उनके मित्र वॉटसन के घर में कोई उनका विजिटर एक छड़ी छोड़ गया है, जिसके आधार पर वॉटसन ने उसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकाले कि वो छड़ी किसकी हो सकती है, उसकी उम्र क्या हो सकती है, वो कहाँ का रहने वाला हो सकता है, उसकी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि शर्लॉक होम्स ने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या क्या चीज़ें निकाली। क्योंकि शर्लॉक होम्स जो हैं, ही इज़ नोन फॉर हिज प्रोफिशेंसीज विद ऑब्जर्वेशंस, वो अपने इसी ऑब्जर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए हम आज का भाग शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग दो एलिमेंट्री। अब वो क्या कहते हैं, शर्लॉक होम्स अपनी बात शुरू करते हैं वॉटसन से, कहते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा लेकिन बड़ा ही जनरल था, आपका कहा हुआ बड़ा ही जनरल था। एज ही रिटर्न हिज फेवरेट कॉर्नर ऑफ द सिटी, कह के वो अपनी जो उनका सिटी यानी छोटा सा सोफा है उसके अपने फेवरेट कोने पर आकर के वो बैठ जाते हैं। देयर आर सर्टेनली 1 or 2 इंडिकेशन अपॉन द स्टिक, इट गिव्स अस द बेसिस फॉर सेवरल डिडक्शन। अब वो कहते हैं कि इस स्टिक पर ही कुछ ऐसे 1-2 प्रमाण हैं जो हमें लॉजिक के साथ अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए आधार देंगे मतलब जिसके आधार पर हम, जिनके बेसिस पर अपने सही कंक्लूजन तक पहुंच सकेंगे। हैज एनीथिंग एस्केप्ड मी, आई आस्क्ड विद सम इंपॉर्टेंस। अब चूंकि इनको तो लग रहा था कि इन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से चीज़ों को समझा है, ऑब्जर्व किया है और एक्सप्लेन किया है, तो डॉक्टर वॉटसन क्या कहते हैं कि क्या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने छोड़ दी। आई ट्रस्ट दैट देयर इज नथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज विच आई हैव ओवरलुक्ड। वो कहते हैं मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी है जो मेरी नज़र से बचा हो या जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया हो। आई एम अफ्रेड माई डियर वॉटसन दैट मोस्ट ऑफ योर कंक्लूजन वर एरोनियस। एरोनियस मीन्स रॉन्ग। अब वो कहते हैं कि मतलब मुझे डर है कि तुम्हारा बनाया हुआ अधिकतर जो निर्णय है, बताया हुआ जो अधिकतर समीक्षा है वो गलत है। एंड नॉट दैट यू आर एंटायरली रॉन्ग, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरी तरह से गलत हो। द मैन इज सर्टेनली अ कंट्री प्रैक्टिशनर एंड ही वॉक्स अ गुड डील। वो कहते हैं मैन जो है, जो आदमी था, वो संभवतः निश्चित रूप से कहाँ का है, किसी ग्रामीण क्षेत्र का है और वो काफ़ी पैदल चला हुआ है। देन आई वॉज राइट टू दैट एक्सटेंट। वो कहते, अब वॉटसन फिर खुश होते हुए कहते हैं इसका मतलब इस मामले में तो मैं सही हूँ, बट दैट वॉज ऑल, मतलब यही पर्याप्त है। नो नो माई डियर वॉटसन, नॉट ऑल, बाई नो मीन्स ऑल। अब वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। आई वुड सजेस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब वो कहते हैं कि मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा दैट अ प्रेजेंटेशन टू अ डॉक्टर इज मोर लाइकली टू कम फ्रॉम अ हॉस्पिटल देन फ्रॉम अ हंट। अब वो कहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन तुमने बताया कि शायद शिकारियों के किसी ग्रुप के द्वारा डॉक्टर को दिया गया था, जिसकी उन्होंने कोई सर्जिकल मदद करी होगी, वो ऐसा नहीं है। ये कहाँ से आया है, ये गिफ्ट उनके पास एक हॉस्पिटल से आया है। And that when the initials CC are placed before that hospital, the words Charing Cross very naturally suggest themselves. अब कहते हैं अगर हम ये वर्ड CC किसी हॉस्पिटल के आगे प्लेस कर दें, रख दें, तो बहुत ही निश्चित रूप से ये एक नाम उभर के आता है, एक परफेक्ट नाम निकल के आता है, जिसका नाम हो सकता है, क्या हो सकता है, चेयरिंग क्रॉस हॉस्पिटल। Well, then supposing that CCH does stand for Charing Cross Hospital, that for what further inferences may we draw? अब वो कह रहे हैं अगर हम ये CCH को हम मान लें कि ये चेयरिंग क्रॉस हॉस्पिटल ही है, तो आगे के क्या ऐसे रिजल्ट हैं जो हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। इसके द्वारा वो अब और भी रिजल्ट निकालने की कह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, कि इसके द्वारा हम और भी क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। डू नन सजेस्ट देमसेल्व्स, यू नो माई मेथड्स, अप्लाई देम।
अब वो क्या कह रहे हैं कि केवल सजेस्ट मत करो, मतलब ये ना सोचो कि ऐसा हुआ है कि ऐसा हुआ होगा। तुम क्या करो, तुम मेथड्स जानते हो, मतलब एक डिटेक्टिव के क्या मेथड्स होते हैं, तो मेरे मेथड्स जानते हो, उनको अप्लाई करो और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचो। आई कैन ओनली थिंक ऑफ ऑब्वियस कंक्लूजन दैट द मैन वॉज प्रैक्टिस्ड इन टाउन बिफोर गोइंग टू द कंट्री। अब वो कह रहे हैं मैं तो पूरी तरह से इसी निर्णय पर पहुंच रहा हूं, मुझे यही लग रहा है कि वो आदमी गांव जाने से पहले शहर में काम करता था, प्रैक्टिस करता था। आई थिंक दैट वी माइट वेंचर अ लिटिल फार्दर देन दिस। अब वो कह रहे हैं मुझे लगता है हमें इस मामले में थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी और खोजबीन करनी पड़ेगी, थोड़ा और तथ्यों को समझना पड़ेगा। लुक एट इन दिस लाइट। अब वो कहते हैं लाइट में आकर के जरा इस छड़ी को देखो। ऑन व्हाट ओकेजन वुड हिज फ्रेंड यूनाइट टू गिव हिम अ प्लेज ऑफ देयर गुडविल। अब वो कहते हैं जरा सोचो ऐसा कौन सा ओकेजन रहा होगा कि उनके दोस्तों ने उनको ये तोहफा दिया होगा, उनको, मतलब चाहे वो टोकन ऑफ लव हो, चाहे टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हो, ये किस मौके पर उनको दिया होगा। इज नॉट it most probably that such a presentation would be made at the moment when Dr. Mortimer withdrew from the service of the hospital in order to start in practice for himself। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता ये कोई ऐसा ओकेजन रहा होगा जब डॉक्टर मॉर्टिमर ने हॉस्पिटल छोड़ करके अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया होगा। यानी अब उनका कहना है कि शायद ये हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनको फेयरवेल जैसे किसी ओकेजन पर दिया होगा जब वो हॉस्पिटल छोड़ करके अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कहाँ जा रहे होंगे, कंट्री एरिया में जा रहे होंगे। इट्स सर्टेनली सीम्स प्रोबेबल। अब वो कहते हैं ये काफ़ी हद तक संभव लगता है। नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट ही कुड नॉट हैव बीन ऑन द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल since only a man well established in a London practice could hold such a position। अब कह रहे हैं कि अब जैसा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आदमी भाई स्टाफ का मेंबर, हॉस्पिटल के स्टाफ का मेंबर नहीं था। क्यों? क्योंकि स्टाफ का जो सीनियर डॉक्टर होता है, किसी भी हॉस्पिटल के स्टाफ का जो सीनियर डॉक्टर होता है वो कौन होना चाहिए? वेल एस्टैब्लिश, जो लंदन में प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो गया हो, वही इंसान जो है वो हॉस्पिटल का मेंबर हो सकता है। एंड सच अ वन वुड नॉट ड्रिफ्ट इनटू द कंट्री। और ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई इंसान लंदन में इतना वेल एस्टैब्लिश्ड है कि वो किसी हॉस्पिटल का सीनियर स्टाफ में कंक्लूड हो रहा है, तो क्या ऐसा इंसान अपना इतना बड़ा करियर छोड़ करके किसी कंट्री साइड में, किसी गांव देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में जाना पसंद करेगा? वॉट वॉज ही देन? फिर वो कहता है फिर वो क्या थे? अब वो फिर क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो स्टाफ के मेंबर नहीं थे, सीनियर डॉक्टर नहीं थे, तो सोचो फिर वो क्या थे जो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें फेयरवेल करी और उन्हें इस प्रकार का टोकन ऑफ लव दिया। इफ ही वाज इन हॉस्पिटल एंड येट नॉट ऑन द स्टाफ, ही कुड ओनली हैव बीन अ हाउस सर्जन और अ हाउस फिजिशियन। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो हॉस्पिटल में तो है मगर हॉस्पिटल के मेंबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो सकते हैं? वो हाउस फिजिशियन या हाउस सर्जन हो सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ये हाउस फिजिशियन और हाउस सर्जन होते कौन है। ये हाउस फिजिशियन और हाउस सर्जन वो लोग होते हैं जो पढ़ाई अपनी, जैसे मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो लोग हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए काम करते हैं, जिन्हें हम जूनियर डॉक्टर कहते हैं। आप हाउस सर्जन को एक जूनियर डॉक्टर के तौर पर ले सकते हैं जो वहाँ सारी रात रहते हैं। अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाने का आपको एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप देखेंगे रात में वहाँ ड्यूटी पर या तो नर्सेज होती हैं या फिर जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। इन्हीं जूनियर डॉक्टर्स को हाउस फिजिशियन या हाउस सर्जन कहा जाता है क्योंकि रात में ड्यूटी पर यही रहते हैं, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं रहता है। इसका मतलब कि वो कौन था? वो एक हाउस सर्जन या हाउस फिजिशियन था, मोर देन अ सीनियर स्टूडेंट। किसी सीनियर स्टूडेंट से थोड़ा ही आगे होते हैं ये लोग, मतलब पढ़ाई खत्म, जो पढ़ाई के लास्ट ईयर में वो सीनियर स्टूडेंट, पढ़ाई खत्म करके जो हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर की जॉब कर ले वो थोड़ा सा उनसे ऊपर होता है। एंड ही लेफ्ट 5 years ago, द डेट इज ऑन द स्टिक। वो कहते हैं और उन्होंने हॉस्पिटल 5 साल पहले छोड़ दिया, जैसा कि डेट स्टिक पर मेंशन है। सो योर ग्रेव मिडिल एज्ड फैमिली प्रैक्टिशनर वैनिशेस इनटू थिन एयर। अब वो कहते हैं इस तरह तुमने जो बताया कि वो एक सीरियस मिडिल एज मैन होगा, भाई जिसने अभी मेडिकल की पढ़ाई जस्ट खत्म करी है और खत्म करके वो 5 साल पहले ही अभी हॉस्पिटल छोड़ के आया है, तो सिंपल सी बात है कि वो कोई एजेड व्यक्ति नहीं होगा, वो एक यंग व्यक्ति होगा। और यही कंक्लूजन निकाला उन्होंने, शर्लॉक होम ने। तो कहते हैं कि जो तुमने कहा था कि वो एक मिडिल एज होगा, वो बात तो भाई हवा में उड़ गई। My dear Watson, and there emerged a young fellow under 30।
और मेरे ख्याल से वो एक यंग फेलो होगा जिसकी उम्र 30 से कम होगी। फ्रेंडली होगा, अनएम्बिशियस होगा, एब्सेंट माइंडेड होगा एंड द पोसेसर ऑफ अ फेवरेट डॉग हो। और जो अपना एक उन्होंने अब उसकी क्या क्या खासियत बताई इसके अलावा, एक तो वो 30 के नीचे का होगा, दूसरी बात वो क्या होगा कि वो फ्रेंडली होगा, वो अनएम्बिशियस होगा, अनएम्बिशियस है जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होती हैं, एब्सेंट माइंडेड भी होगा। अब आप देखिए एब्सेंट माइंडेड उन्होंने क्यों कहा, एंड द पोसेसर ऑफ अ फेवरेट डॉग, और वो अपना एक जो उसका फेवरेट डॉग होगा उसे रखने वाला होगा। विच आई शुड डिस्क्राइब रफली एज बीइंग लार्जर देन अ टेरियर एंड स्मॉल देन अ मैस्टिफ। अब वो कहते हैं कि मैं रफली कह सकता हूँ कि शायद वो टेरर नामक कुत्ते से बड़ा और मैस्टिफ नामक कुत्ते से छोटा होगा। आई लाव्ड इनक्रेडलसली। अब वो कहते हैं कि इनक्रेडलसली का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे हम इसको, इनक्रेडलसली का मतलब हम कहेंगे कि एकदम हंस देना, एकदम से आश्चर्य में या उनकी बातों पर कि भाई ये ऐसा कैसा निकाल रहे हैं, इस बात पर वो हंस देते हैं। कौन हंसता है? वॉटसन हंसते हैं। शर्लॉक होम्स लीन्ड बैक इन द सेटी एंड लुक्ड अपॉन द सीलिंग। अब शर्लॉक होम क्या करते हैं कि वो अपनी जो सेटी यानी जो उनका सोफा है उसको पीछे की तरफ करते हैं और सीलिंग की तरफ देखने लगते हैं। पीछे का जो बैक होता है उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका करके छत की तरफ देखने लगते हैं। एज द लैटर पार्ट आई हैव नो मीन्स ऑफ चेकिंग यू सेड आई। अब आई कौन, यानी डॉक्टर वॉटसन, वो कहते हैं कि जहाँ तक आपके अगले भाग का मतलब लास्ट वाला जो पोर्शन आपने जो कुछ भी कहा कि मतलब उसके पास कुत्ता होगा जो इस कुत्ते से छोटा और उस कुत्ते से बड़ा होगा, ये चीज़ चेक करने के लिए तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है जो मैं इस बात को प्रूव कर सकूँ आप सही है कि गलत है। बट एट लीस्ट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ फ्यू पर्टिकुलर्स अबाउट द मैन्स एज एंड प्रोफेशन करियर। अब कहते हैं लेकिन हमारे पास एक रास्ता है जिसके द्वारा हम उस आदमी की उम्र और उसके प्रोफेशनल करियर के बारे में पता लगा सकते हैं। फ्रॉम माई स्मॉल medical shelf I took down the medical directory and turned up the name. There were several Mortimers but only one who could be our visitor. I read his record loudly. अब उन्होंने कहा कि मेरे पास साधन है कि मैं आपकी इस बात की सत्यता को जांच सकूं। उन्होंने अपनी मेडिकल शेल्फ में से एक मेडिकल डायरेक्टरी निकाली, उसमें बहुत सारे मॉर्टिमर्स नाम के लोग थे लेकिन उनमें से सिर्फ एक था जो इनका विजिटर हो सकता था। मॉर्टिमर जेम्स MRCS 1882, Dartmoor, Devon, house surgeon from 1882 to 1884 at Charing Cross Hospital, winner of the Jackson Prize for Comparative Pathology, medical officer for the parishes of Grimpen, Thorsley and High Barrow। अब जब उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा तो क्लियर हो गया ये सारा डिटेल किसका था, मॉर्टिमर जेम्स का था। साफ साफ लिखा हुआ था कि वो हाउस सर्जन रहे हैं 1882 से बीच में से लेके 1884 के बीच में चेयरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में। अब इसकी देखिए कई एज और उनके प्रोफेशन के बारे में, और वो पहले सिटी में काम करते थे, बाद मतलब टाउन में काम करते थे, बाद में कंट्री एरिया में गए, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा इस डायरेक्टरी में क्लियर हो गई। अ कंट्री डॉक्टर एज यू वेरी astutely observed said होम्स। अब उन्होंने कहा अ कंट्री डॉक्टर मतलब किसने निकाला था ये ऑब्जर्वेशन, किसने किया था, वॉटसन ने किया था। सबसे पहले वॉटसन ने बताया था कि उसे ग्रामीण क्षेत्र का डॉक्टर होगा। वो होम्स कहते हैं कि जैसा कि तुमने बताया कि वो कंट्री डॉक्टर हैं, आई थिंक दैट आई एम फेयरली जस्टिफाइड इन माई इन्फ्रेंसेस। और मुझे इससे कंफर्म हो गया कि जो मैंने लगाया था, जो बातें मैंने बताई थी, जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा था वो पूरी तरह से सही है। एज टू द एडजेक्टिव्स आई सेड इफ आई रिमेंबर। और वो कहते हैं और जो बातें मैंने उनके बारे में बताई, जहां तक मुझे याद है मैंने क्या क्या कहा था, मैंने कहा था फ्रेंडली होगा, अनएम्बिशियस होगा और एब्सेंट माइंडेड होगा। अब वो बताते हैं ये चीज़ें उन्होंने किस आधार पर कही थी। It is my experience that it is only a friendly man in this world who receives testimonials। अब वो कहते हैं ये मेरा अपना अनुभव है कि सिर्फ फ्रेंडली लोग यानी जो लोग जिनका नेचर बड़ा अच्छा होता है, जो सबसे बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं, वो ही इस प्रकार के गिफ्ट्स यानी टेस्टिमोनियल्स, इस प्रकार के स्टिक जैसे टेस्टिमोनियल्स लोगों के द्वारा रिसीव करते हैं। क्योंकि जो खराब नेचर के होते हैं, जो लोगों का ध्यान नहीं देते हैं, जो अनफ्रेंडली होते हैं, उनके संग लोग इस तरह का व्यवहार नहीं रखते कि जब कोई जाए तो उन्हें टोकन ऑफ लव दिया जाए। तो ऐसे जो टोकन ऑफ लव्स मिलते हैं वो किसको मिलते हैं, फ्रेंडली लोगों को मिलते हैं। ओनली एन अनएम्बिशियस वन हु
अबेंडेंस अ लंदन कैरियर फॉर द कंट्री, और केवल एक ऐसा ही इंसान जिसके अंदर महत्वाकांक्षा ना हो, अनएम्बिशियस का मतलब जिसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा ना हो कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, इस प्रकार की कोई एम्बिशन जिसके अंदर ना हो, वो एक अनएम्बिशियस इंसान है। और ऐसा ही इंसान अपना लंदन का करियर छोड़ करके किसी देहाती क्षेत्र में जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लंदन के किसी बड़े हॉस्पिटल में हाउस सर्जन था या हाउस फिजिशियन था, तो अगर कुछ समय तक और काम करता तो वहां धीरे धीरे रहते रहते वहां का सीनियर डॉक्टर बन जाता। लेकिन उसने उसे छोड़ करके कहां जाना पसंद किया? ग्रामीण क्षेत्र में जाके लोगों की सेवा करना पसंद किया। इसका मतलब कि वो एक अनएम्बिशियस मैन भी था। एंड हु अबेंडन्स अ लंदन करियर, and only an absent-minded one who leaves his stick and not his visiting card waiting an hour in our room, in your room। और कहते हैं वो केवल एक एब्सेंट माइंडेड इंसान ही हो सकता है जो 1 घंटा आपके रूम में बैठ के आपका इंतजार करे और छोड़ करके क्या जाए? अपनी छड़ी, ना कि अपना विजिटिंग कार्ड। जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और हमारी उससे मुलाकात नहीं हो पाती है, मान लीजिए नहीं हो पाई, कोई बड़ा आदमी है, तो हम क्या छोड़ के आते हैं? अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ आते हैं। भैया जब उनके पास टाइम हो तो जरा इस पर फोन करवा देना या हमारी बात करवा देना। लेकिन वो क्या छोड़ के गया? वो छोड़ के गया अपनी स्टिक। इसका मतलब वो एब्सेंट माइंडेड था, वो चीजें कहीं भी रख करके भूल जाता था या छोड़ आता था। एंड द डॉग, और कुत्ता, हैज बीन इन द हैबिट ऑफ कैरिंग दिस स्टिक बिहाइंड हिज मास्टर, बीइंग हैवी स्टिक द डॉग हैज हेल्ड इट टाइटली बाय द मिडल। अब वो कह रहे हैं ये, और कुत्ते का अंदाजा कैसे लगा? कुत्ते का अंदाजा ऐसे लगाया गया कि ये जो छड़ी है भाई, एक यंग आदमी छड़ी लेकर के क्यों चलेगा? तो ये छड़ी कौन लेकर के चलता था? ये कुत्ता छड़ी लेकर के उनके पीछे पीछे चलता था। और चूंकि छड़ी बहुत भारी थी इसलिए उसको बीच से पकड़ता था, कस के पकड़ता था। एंड द मार्क ऑफ हिज टीथ आर वेरी प्लेनली विजिबल। यहाँ तक कि कुत्ते के दांत के निशान जो हैं वो इस स्टिक पर बड़े आराम से देखे जा सकते हैं। द डॉग्स जॉ as shown in the space between these marks। अब वो कह रहे हैं दांतों के निशान के बीच में जो हम उसके जबड़े का अंदाजा लगा सकते हैं, is too broad in my opinion for a terrier and broad enough for a mastiff। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसके जो इन दांतों के आधार पर हम उसके जबड़े की चौड़ाई का अगर अंदाजा लगाएं तो बहुत चौड़ा है अगर हम एक टेरियर के सेंस में सोचें, और अगर हम माने कि वो मैस्टिफ है तो उसके हिसाब से कम चौड़ा है। इट मे बी इन यस बाय जो इट इज कर्ली हेयर स्पेनियल। और जहां तक मुझे लगता है ये कर्ली हेयर वाला कोई स्पेनियल डॉग होगा। ही हैड राइजन एंड पेस्ड द रूम एज ही स्पोक। वो अब कौन उठा? शर्लॉक होम अपनी जगह से उठा और सदे हुए कदमों से वो अपनी बात को कहता हुआ रूम में टहलने लगा। नाउ ही हाल्टेड इन फ्रंट ऑफ द विंडो। हाल्टेड यानी रुका। उसके बाद वो कहाँ आके रुका? वो खिड़की के सामने आके रुका। देयर वॉज सच अ रिंग ऑफ सर्टेनिटी इन हिज वॉइस दैट आई ग्लैंस्ड अप इन सरप्राइज। अब जो बातें शर्लॉक होम उस विजिटर के बारे में बता रहा था, बिना उससे मिले, बिना उसे देखे, केवल उसकी एक छड़ी के आधार पर, उसकी बातों में इतना वो कॉन्फिडेंट था, उसमें इतनी सर्टेनिटी थी कि वॉटसन बहुत आश्चर्यचकित होकर के उसे देख रहा था। माय डियर फेलो, हाउ कैन यू पॉसिबली बी श्योर ऑफ दैट? अब उसने पूछा कि भाई, उसने पूछ ही लिया वॉटसन ने, भाई तुम इतने निश्चिंत कैसे हो, तुम इतने श्योर कैसे हो कि जो तुम कह रहे हो वही सब सही है? फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट आई सी द डॉग हिमसेल्फ ऑन अवर वेरी डोर स्टेप एंड देयर इज द रिंग ऑफ इट्स ओनर। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने खुद उस कुत्ते को बाहर के दरवाजे पर देखा है और उसके मुंह में क्या थी? उसके मुंह में उसके मास्टर की रिंग थी। अब ये लाइन किस सेंस में यहाँ पर लिखी गई है, ये जब आप पूरा नॉवेल पढ़ेंगे तभी आप इस चीज को समझ सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर रिंग है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद उसका ओनर इतना एब्सेंट माइंडेड था कि कहीं वो अपनी रिंग छोड़ आया होगा, और चूंकि कुत्ते के मुंह में रिंग थी इसलिए कुत्ता जो उसके पीछे पीछे उसकी छड़ी को लेकर के आया, वो छड़ी वापस नहीं ले जा पाया क्योंकि उसकी रिंग भी वो कहीं छोड़ आया था, कुत्ते के मुंह में इस समय रिंग थी। या ये वो जो शर्लॉक होम है ये केवल इस बात को एज्यूम कर रहे हैं। ये जब आप आगे की इस नॉवेल में आगे जाएंगे तब ये गुत्थी सुलझेगी कि एक्चुअल में क्या था। तो बच्चों, मैंने इस चैप्टर को पूरी तरह से अपनी समझ से जितना भी हिंदी में डिस्क्राइब हो सकता, जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकती थी, मैंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को इससे कुछ भी मदद मिले तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर में इसी तरह चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।